हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्न कराए थे और अब मैं 30 की जगह आज से मैं आपके 50 प्रश्न प्रतिदिन कराया करूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी गद्यांश दिया है उसे पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं। शिक्षा साध्य नहीं है अपितु साध्य तक पहुंचने का एक साधन है। हम बच्चों को केवल शिक्षित बनाने के उद्देश्य से ही नहीं शिक्षा देते, बल्कि हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, ज्यों ही हम इस तत्व को जान लेते हैं, हम शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य से परिचित हो जाते हैं। बहुत से आधुनिक देशों में यह सोचना फैशन हो गया है कि अमीर गरीब चतुर मूर्ख सबको निःशुल्क शिक्षा देकर कोई भी समाज अपनी सब समस्याएं सुलझा सकता है और एक परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। परंतु यह काफी नहीं है। ऐसे देशों में हमें अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे हाथ से काम करने को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इतना काफी नहीं है कि शिक्षा की जो व्यवस्था पहले मिले उसे चुन लिया जाए अथवा अपनी पुरानी व्यवस्था को चालू रखा जाए, बिना इस बात की परीक्षा किए और देखें कि यह वास्तव में उपयुक्त है अथवा नहीं। तो ये था हमारा गद्यांश और इस गद्यांश से प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पुनर्विचार, ऑप्शन बी पुनर्मिलन, ऑप्शन सी आघात या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनः विचार करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए नौकरी प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी अच्छे नागरिक बनने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षित बनने के लिए, ऑप्शन डी जीवन को सक्षम बनाने के लिए। तो यहां आपका ऑप्शन जो है डी वो आपका सही हो जाएगा, यानी बच्चों को जीवन को सक्षम बनाने के लिए इस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, किस प्रकार के देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए प्राचीन देश में, ऑप्शन बी आधुनिक देश में, ऑप्शन सी बड़े देशों में, ऑप्शन डी छोटे देशों में। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो बी आपका सही हो जाएगा, यानी आधुनिक देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 4 है कि निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि है। ऑप्शन ए अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं, ऑप्शन बी हाथ से कार्य करने में बुरा लगता है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला दिया गया है 5वां कि समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। ऑप्शन ए सभी को शिक्षित करके, ऑप्शन बी समाज का विकास करके, ऑप्शन सी अमीरों को शिक्षित करके, ऑप्शन डी गरीबों को शिक्षित करके। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी सभी को शिक्षित करके समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6वां है कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए सैनिक है, ऑप्शन बी नवीन है, ऑप्शन सी भारत है, ऑप्शन डी हम है। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी नवीन भारत। भारत की विशेषता क्या है, वो नवीन है।
नवीन विशेषण और विशेष्य क्या है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो भारत की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो नवीन है, तो यहां विशेष्य क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 7वां है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्तियां हैं, पिए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, और पिए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय। जब भी एक जैसे पंक्तियां हो, एक जैसे शब्द हो और पद मात्र के बदलने के कारण उसका पूरा अर्थ बदल जाए, वहां पे आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। ऑप्शन ए दोहा है, ऑप्शन बी सोरठा है, ऑप्शन सी चौपाई है, ऑप्शन डी गीतिका है। तो मात्राएं गिनते हैं इसमें 1 2 3 4, संग में आपकी 2 हो जाएंगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये आपकी कितनी हो गई, आपकी 16 हो गई। और इधर भी आपकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं। इसका मतलब वहां पे की चौपाई छंद है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 9 है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। ऑप्शन ए उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी जिम्मेदारी, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी उत्तरदायी। तो जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे कहते हैं उत्तरदायी, यानी ऑप्शन आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 10 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है आपका गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया, ऑप्शन बी उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में, ऑप्शन सी सिर झुकाया उसने गुरु जी के चरणों में, ऑप्शन डी उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा कि उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11 है कि तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए तम धन अवगुण, ऑप्शन बी तमोधन गुण, ऑप्शन सी तमहाधन गुण, या ऑप्शन डी तमाधन गुण। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाए, यानी तमहाधन गुण तमोगुण। इसमें आपकी संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी विसर्ग जो है वो आपकी संधि है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 12 है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, यानी गलती है। ऑप्शन ए वाकीस, ऑप्शन बी पर्याय, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी सारांश। तो यहां आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाए, यानी वाकीश। वाकीश नहीं लिखा जाता है, आपका वागीश लिखा जाता है, यानी का की जगह क्या आना चाहिए था, गा आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन ए महात्मा, ऑप्शन बी काला सांप, ऑप्शन सी गजानन, या ऑप्शन डी नीलकमल। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी गजानन। गजानन में आपका कर्मधारय समास नहीं है, यहां पे आपका बहुब्रीहि समास है। प्रश्न 15 देखेंगे कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए भलाई है, ऑप्शन बी मिठास है, ऑप्शन डी सी थोड़ा है, ऑप्शन डी स्वयं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी थोड़ा जो शब्द है वो आपका विशेषण है, भलाई और जो मिठास है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है, और स्वयं जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 16 है, किसी से कोई संबंध न रखना अर्थ में लोकोक्ति है।
ऑप्शन ए ढोल में पोल, ऑप्शन बी ढाक के 3 पात, ऑप्शन सी यथा राजा तथा प्रजा, ऑप्शन डी लेना एक न देना 2। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इन्हें संबंध नहीं रखने का हो जाएगा लेना ना एक न देना 2। प्रश्न 12 है आपका कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन बी राही मासूम रजा हैं, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर हैं, या ऑप्शन डी निराला जी हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ऑप्शन ए यशपाल की है, ऑप्शन बी नागार्जुन की है, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ऑप्शन डी अमृत राय की है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है वो रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 19 है, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में छांटना है। ऑप्शन ए पृथ्वी घर शरीर, बी घर शरीर देवस्थान, ऑप्शन सी देवस्थान प्रवाह मंदिर, ऑप्शन डी घर मकान पृथ्वी। तो यहां आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाए, यानी धाम का घर भी अर्थ होता है, शरीर भी अर्थ होता है और देवस्थान भी होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 20 है कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, में वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए निषेधात्मक है, बी विधानार्थक है, सी विधानवाचक है, डी प्रश्नवाचक है। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी नहीं लगा इसका मतलब वो कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, निषेधात्मक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 21 है, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो ना बोला गया हो, ऑप्शन बी जो वचन ना दिया गया हो, ऑप्शन सी जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि लड़का प्लस पन से बने विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। लड़कापन होगा ऑप्शन ए, बी लड़पन होगा, या ऑप्शन सी लड़कपन होगा, या ऑप्शन डी लड़कपान होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, लड़कपन होगा। प्रश्न अगला है 23 कि माता पिता में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि है, ऑप्शन सी द्वंद्व है, ऑप्शन डी द्विगु है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। मैंने बताया था आपके द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप क्या होंगे। ऑप्शन ए बादल घिन, ऑप्शन बी इंद्रपुत्र बादल, ऑप्शन सी घिन किरण, ऑप्शन डी किरण बादल। तो यहां आपका ऑप्शन बी ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी घृणा का बादल भी अर्थ होता है और घिन भी अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 25 है कि किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए दर्पण आईना कांच मुकुर, बी गात तन घट घड़ा, ऑप्शन सी अनल नयार अनिल शमीर, ऑप्शन डी रवि अंश पतंग शरोद। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी दर्पण आईना कांच मुकुर, ये सब एक शब्द के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 26 है, नराधम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी नरपुंगल गब, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी अच्छा। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, नरपुंगब। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 27 है, 27 है प्रश्न नंबर कि नीचे लिखे वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। वाक्य है खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। ऑप्शन ए कोष्टक चिन्ह, बी पूर्ण विराम, सी लोभ विराम, डी अवतरण चिन्ह। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी अवतरण चिन्ह लगेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 28 है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन ए प्रभात फेरी, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी बूढ़ा चांद, या ऑप्शन डी उर्मिला। तो यहां आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी बूढ़ा चांद जो रचना है वो सुमित्रा नंदन
पंत की है। प्रश्न 29 है, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए वाक्यमय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी प्रादुर्भाव, ऑप्शन डी पांचवा। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी ये सही लिखा हुआ है। बाद बाकी आपके सभी अशुद्ध लिखे हैं। वाङ्मय में आपका इधर बिंदी आएंगे, ञ बनेगा। सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक होगा। पांचवा में पांचवा होगा, अंत में बिंदी लगेगी। प्रश्न 30 है कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? ऑप्शन ए पंचपात्र में है, ऑप्शन बी चतुरानन में है, ऑप्शन सी त्रिभुवन में है, ऑप्शन डी चतुर्युग में है। तो यहां आपका ऑप्शन बी सही हो जाए, यानी चतुरानन में है। चतुरानन किसके लिए कहा गया? ये कहा गया ब्रह्मा जी। चार हैं आनंद, जिसके चार सिर किसके हैं? ब्रह्मा जी के। प्रश्न 31 है, जिस क्रिया के दो कर्म हो वह कहलाती है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। जिस क्रिया के दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 32 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए चढ़ाई, ऑप्शन बी कड़ाई, ऑप्शन सी लड़ाई, या ऑप्शन डी जमाई। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी जमाई जो शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 33 है कि ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बेकार, ऑप्शन बी समय आने पर मुकर जाना, ऑप्शन सी धनवान, या ऑप्शन डी कंगाल। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाए। ठन ठन गोपाल का मतलब होता है कंगाल होना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 34 है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी गाहक, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी गर्त। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाए, यानी गर्त जो शब्द है वो आपका तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए गोमय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चोंच, या ऑप्शन डी ऊंट। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है, ये आपका देशज शब्द है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 36 है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करिए। असन का अर्थ क्या होता है और आसन्न का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सीट भोजन, ऑप्शन बी वस्त्र भोजन, ऑप्शन सी भोजन निकट, ऑप्शन डी आसान और आराम। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगी। असन का मतलब होता है भोजन और आसन्न का मतलब होता है निकट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 37 है कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठ है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगी, कंठ तालव्य। ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 38 है, मरकत, जवाहर, माणिक ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कंचन के हैं, बी हरिप्रिया के हैं, या ऑप्शन सी चंचला के हैं, ऑप्शन डी मणि के हैं। तो यहां आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी मणि के पर्यायवाची है। प्रश्न आपका 39 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभि उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अधिपति, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अभिमान, या ऑप्शन डी अभिभावक। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, अधिपति। इसमें आपका अधि उपसर्ग है, ना कि अभि उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 40 है, निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है। कौन सा गलत युग्म है? चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रथा प्रथा, ऑप्शन बी पाठ पाठ, ऑप्शन सी वदि वदि, ऑप्शन डी प्राप्त पाना। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है और प्रश्न नंबर 41 है और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से आपके प्रथम और अंतिम निश्चित रहेंगे, यानी पहला जहां है वही रहेगा, छठवां भी वही रहेगा। यारा लाभ को क्रम से लगाकर एक शुद्ध वाक्य बनाना है। ऑप्शन ए यारा लाभा, ऑप्शन बी रा या लाभा, ऑप्शन सी व रा ला या ला, या ऑप्शन डी या व लारा। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। यानी गीता में कहा गया है कि भगवान को जानने के इच्छुक तो बहुत होते हैं, किंतु उनमें से कोई एक ही उन्हें जान पाता है।
क्योंकि भौतिक विषयों से विरत ही भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। ठीक है, ये इस वाक्य का सही वाक्य था, क्वेश्चन का, सॉरी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 42 है कि दुस्तर में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ है, ऑप्शन बी विसर्ग है, ऑप्शन सी एड़ संधि है, ऑप्शन डी अयादि संधि है। तो दुस्तर में आपकी बी यानी ऑप्शन बी सही हो जाए, विसर्ग संधि है। इसका हो जाए दुहधन तर, ये आपका संधि विच्छेद होगा, दुहधन तर यानी विसर्ग संधि है। प्रश्न 43 है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। प्रीतम हम मीचत तिया पानी परश सुख पाए, जाने पिछाने अजान लो नेक न होते लखाए। ऑप्शन ए संयोग वात्सल्य है, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन डी वियोग वात्सल्य है। तो यहां आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाए, यानी संयोग श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44 है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए क्या कहेंगे। ऑप्शन ए प्रत्युत्पन्नमति, बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी प्रणम्य, ऑप्शन डी प्रत्युपकार। तो यहां आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 45 है कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का, नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए सांस न लेने देना, बी सोने न देना, सी बहुत परेशान करना, या डी प्रदूषण फैलाना। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाए, यानी बहुत परेशान करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 46 है कि सौरभ सौरभ सुभाष किसके पर्यायवाची। ऑप्शन ए सुनीत के हैं, बी सुगंध के हैं, सी रूपसी के हैं, डी मुकुर के हैं। तो यहां आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सौरभि सौरभ सुभाष ये सुगंध के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न 47 है कि अचेत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए बेशुद्ध, ऑप्शन बी बेखबर, ऑप्शन सी गाफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अचेत का होता है विलोम सचेत। ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं था, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 48 है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दुराग्रही, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन ई दुराग्रही, ऑप्शन डी कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है, दुराग्रही। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 49 है कि प्रेमचंद सृजन पीठ है, उज्जैन में है, भोपाल में है, ऑप्शन सी सागर में है, ऑप्शन डी जबलपुर में है। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी प्रेमचंद जो सृजन पीठ है वो आपकी उज्जैन में स्थित है। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है कि मधुशाला है मुक्तक काव्य है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य है, ऑप्शन सी महाकाव्य है, ऑप्शन डी खंड काव्य है। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मुक्तक काव्य है। तो ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के हिंदी टेस्ट सीरीज से 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 50 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।